ये जो आर वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी। आई एम सॉरी, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं दोनों साइड, मैग्नीट्यूड लेते हैं दोनों साइड, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी मतलब यहां से यहां तक की लेंथ। द लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब गौर से देखो, ये ऊपर वाला जो ए और बी है इसको तुम ढक दो, ये वाला पार्ट को ढक दो, तो नीचे वाला पार्ट देखो तो वही ट्रायंगल है ना, जो ट्रायंगल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, ये वाली। यस सर। तो आप डायरेक्ट, अब हम वो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप बाय यूजिंग दिस कोसाइन रूल भी आप निकाल सकते हो, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी आप निकाल सकते हो। तो सेम प्रोसेस, मैथमेटिक्स सेम रहेंगे, ज्योमेट्री इसके चेंज। और ये एंगल अल्फा निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो tan अल्फा, दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस। ये एक फॉर्मूला के तौर पर याद रखें, ये जो है फॉर्मूला के तौर पर याद रखें। तो आप जब इसके प्रोसेस को समझोगे, इस प्रोसेस को जब तुम समझोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि हम इन दो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ यूज करके सिर्फ हम एक बारी में दो ही वेक्टर को ऐड कर सकते। अगर हमें थ्री वेक्टर्स को ऐड करना हो तो ये नियम फेल हो जाए, है ना आइनस? यस सर। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ इसको यूज करके हम एक बारी में सिर्फ दो ही वेक्टर को ऐड कर पाते हैं, जो कि हमने पहले ही आपको लिख दिया। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम यूज करके एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ओनली एट ए टाइम। लेकिन हमें चूंकि बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बनाने होते हैं फिजिक्स में, और एक बारी में हमें दो तीन चार वेक्टर्स ऐड करने पड़ते, तो उसके लिए मेरे पास मेथड है, लॉ तो नहीं है, मेथड है जिसको यूज करके हम एक बारी में जितने वेक्टर चाहे, दैट इज, पहला मेथड है वेक्टर एडिशन मेथड। वेक्टर एडिशन मेथड, इस मेथड से हम एक बारी में जितनी वेक्टर्स चाहें उतनी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं इसके स्टेप्स आप पहले समझ लो, बहुत इजी स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट राइट द गिवन वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म्स यूजिंग आई जे। अगर ये प्लेन में है तो आई जे से काम हो जाएगा, और स्पेस में है तो आप के भी यूज करेंगे। वेक्टर फॉर्म लिखने हमने आपको डिटेल से सिखाया हुआ है। अगर वेक्टर एक्सिस पर है तो आप सीधे आई जे लगाकर उस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म बना सकते हो, और अगर वेक्टर एक्सिस से छटका हुआ है, प्लेन में गया है, उसको आप कंपोनेंट तोड़ के आई जे लगाकर उसका वेक्टर फॉर्म। तो इस तरह से हम उसका पहले वेक्टर फॉर्म लिख देंगे, देन ऐड देम वेक्टरली। उसके बाद हम वेक्टर के ही फॉर्म में उनको ऐड कर देंगे।
वेक्टर के फॉर्म में जब हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जब हम ऐड कर देंगे ना, देन ऐड देम वेक्टरली, दिस विल गिव रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल गिव रिजल्टेंट वेक्टर। ऐड कर देने के बाद, वेक्टरली ऐड करने के बाद आपको वो रिजल्टेंट वेक्टर दे दें, दैट इज से आप, और फिर आप उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप निकाल। तो दिमाग सेट रखिए, करना कैसे है। सबसे पहले दिए गए वेक्टर का वेक्टर फॉर्म लिख देंगे यूजिंग IJK। फिर उसके बाद हम उसको वेक्टरली ही फॉर्म में उसको ऐड कर देंगे, जिससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एक बार हम आपको वो सारे प्रोसेस दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सारा वेक्टर फॉर्म लिखने हमने आपको सिखाया है। अगर एक्सिस पर रहा तो हम सीधे उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करके हम वेक्टर फॉर्म लिख देंगे। एक्सिस से छटका रहा तो कंपोनेंट तोड़ के हम उसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। स्पेस में रहा तो 3 कंपोनेंट बनेंगे वेक्टर फॉर्म में। और फिर जब वेक्टर फॉर्म बन जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है, इसका डायरेक्शन कैसे निकालनी, सब यहाँ सिखाया हुआ है। ये प्रोसेस यूज करेंगे और आप उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, जैसे कि इसमें इसका हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। सो अब देखिए ध्यान से। मान लीजिए वही वेक्टर हम 2 ही लेते हैं। वैसे तो हम इसमें एक बारी में जितने चाहे वेक्टर जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको 2 वेक्टर का प्रैक्टिस कराते हैं जिसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और आपको जो डायरेक्शंस हैं यूनिट वेक्टर के, यूजुअल डायरेक्शन ही लेने हैं। दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज माइनस आई, दिस इज माइनस, और ए और बी के बीच एंगल वही थीटा है। चलिए आप फटाफट अपना काम को अंजाम दीजिए। सबसे पहले वेक्टर ए का वेक्टर फॉर्म बोलिए, ऐसा आप बताइए। ये जो वेक्टर ए है इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। ठीक है, आप पहले ये चेक कीजिए कि ये जो वेक्टर है वो एक्सिस पर है या एक्सिस से छटका हुआ है। सर एक्सिस पे है। एक्सिस पे। जब एक्सिस पे रहता है तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए, इफ गिवन क्वांटिटी लाई ऑन एक्सिस, अगर एक्सिस पर रहता है तो हम उसका वेक्टर फॉर्म क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड जो भी है उसमें हम उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, है ना सर। ओके। सो वैसे ये हाँ पी सर। वेक्टर, जैसे ये पी वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, तो ये इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो उसमें माइनस आई हुआ, तो माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिया मैग्नीट्यूड को, आपका वेक्टर फॉर्म बन गया। तो अब आप बताइए यहाँ से। हाँ, तो इसका वेक्टर फॉर्म बोलिए, इसकी डायरेक्शन क्या है सर। सर ये आई होगा। आई कैप होगा, वेरी गुड। आई और कैप। हाँ, और मैग्नीट्यूड हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड में हम उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई, दिस इज द ओके वेक्टर सर। फॉर्म, इट इज अ वेक्टर।
एंड मैग्नीट्यूड को नॉर्मली हम ऐसे भी लिखते है ना, ये कितना मेहनत करना पड़ रहा है, हाँ ऊपर में तीर देना पड़ रहा है, डंडा डालना पड़ रहा है, हम डायरेक्ट नॉर्मली इस तरह से लिखते हैं। ठीक है सर। अब बताना वेक्टर बी का वेक्टर फॉर्म बता। ये जो वेक्टर बी है इसका वेक्टर फॉर्म हमें बता। तो क्या ये वेक्टर बी एक्सिस पर है? नहीं है सर। नहीं है, ये एक्सिस से छटका हुआ है। तो जब एक्सिस से छटक जाता है तो उसका वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए कैसा तरीका सिखाएंगे? देखिए ये, अगर एक्सिस से छटका हुआ है, अगर वेक्टर एक्सिस पर नहीं है, नॉट ऑन द एक्सिस, देन फर्स्ट रिजॉल्व द क्वांटिटी इन कंपोनेंट। जो वेक्टर क्वांटिटी उसका कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो एंड मल्टीप्लाई द सुटेबल यूनिट वेक्टर विद द कंपोनेंट्स एंड ऐड। ये प्रोसेस है जीवन भर। जब भी आपको किसी क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्म लिखना है तो यही दो प्रोसेस है। जैसे ये ए वेक्टर था, इसका मैंने दो कंपोनेंट डिसॉल्व किया, एक कंपोनेंट में आई मल्टीप्लाई किया, दूसरे कंपोनेंट में जे मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। क्लियर है? हाँ सर। तो अब आप यहां पर वही प्रैक्टिस रिपीट कीजिए। तो बी वेक्टर का हम पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट डिसॉल्व करेंगे ना। एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट इधर रिजॉल्व। तो बताओ इधर में कंपोनेंट कितना होगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा। यहाँ पे होगा बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा। तो बी के मैग्नीट्यूड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई, और बी साइन थीटा के मैग्नीट्यूड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे जे। ये इसका वेक्टर फॉर्म बन गया, जिसको हम नॉर्मलाइज करके कैसे लिखते हैं, दैट इज बी कॉस थीटा आई कैप बी साइन थीटा जे। और भी दो चार वेक्टर जोड़ने रहते तो उनका भी हम वेक्टर फॉर्म इस तरह से लिख लेते, सब के सब आई और जे के फॉर्म में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, स्टेप्स देखो ध्यान से। हमने दो वेक्टर जोड़ने थे, दोनों का हमने वेक्टर फॉर्म लिख डाला आई जे यूज कर। फिर हम उसको वेक्टरली ही ऐड कर देंगे तो आपको दे देगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया, सिंपली जोड़ना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आप दोनों को जोड़ो, बताओ। तो ए में तो ए आई है और बी में है बी कॉस थीटा आई प्लस बी साइन थीटा जे। तो हम इसको आई कॉमन लेते हुए डायरेक्ट लिख दें, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। ये बना आपका आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट। जब हम वेक्टरली जोड़ते हैं तो आपका वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर देता है। और अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो देखो, जब इस तरह का कभी वेक्टर से मुलाकात हो जिसमें आई और जे हो, तो उल्टा भी सिखाया था, याद होगा आपको। देखो यहां ध्यान से, ये देखो, अगर आई और जे टाइप का एक वेक्टर आपको अगर दिया हुआ हो, दिस वन, तो इस तरह के चीजों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड तो सीधे हो गया रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर।
और डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद हम वो वेक्टर को शो करते हैं और फिर उसके बाद हम एंगल निकालते हैं विथ एक्स एक्सिस। दिस इज द प्रोसेस। एक एक प्रोसेस जो मैंने पढ़ के आगे बढ़ा है वो सारे देखो यहां काम आ। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ आप लोग। रूट अंडर ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा वेदांत। सर ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा। जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक बार कर चुके हैं लास्ट क्लास में, आप भी करेंगे तो आपको इतना रिजल्ट आएगा। और डायरेक्शन निकालने के क्या नियम थे। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आइनस बताओ तो यहाँ जो आर वेक्टर है उसके Yes, sir. एक्स एक्स कंपोनेंट क्या है। पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट है नेगेटिव एक्स। सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव हम एक्स डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे और उसका कंपोनेंट लिख देंगे ए प्लस बी। यस सर। और वाई कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव है। तो हम वाई डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे और उसका कंपोनेंट जो है बी साइन थीटा। यस सर। अब ये अगर दो वेक्टर का कंपोनेंट, एक वेक्टर का ये कंपोनेंट है, जैसे आर वेक्टर का ये दो कंपोनेंट, तो जरूर वो वेक्टर बीच से जाएगा। यस सर। दिस इज वेक्टर आर और हम ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज अल्फा। और ये आपको मालूम है ये बी साइन थीटा ये है तो ये भी बी साइन थीटा ही होगा। तो tan अल्फा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर मींस बी साइन थीटा divided by base. Base is a plus b. So this is this. So you can find here by tan theta, you can find the value of alpha. अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह हम एक बारी में जितने वेक्टर चाहें पहले हम सबों का वेक्टर फॉर्म आई जे के रूप में राइट कर लेंगे और फिर उसको वेक्टरली जोड़ देंगे तो सारे जो है रिजल्टेंट वेक्टर आई और जे के फॉर्म में आ जाएंगे। फिर उसका मैग्नीट्यूड लिख देना, फॉर्मूला आप जानते ही हो, और डायरेक्शन निकाल लेना, डायरेक्शन भी निकाल। सो ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हम जितने मर्जी चाहे वेक्टर्स को ऐड कर सकते। चलिए चौथा जो मेथड है दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट मेथड, वेक्टर कंपोनेंट मेथड। वेक्टर कंपोनेंट मेथड बेसिकली वेक्टर एडिशन मेथड का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म। जो अभी आप वेक्टर एडिशन मेथड पढ़े हैं उसी का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसमें कम लिखना है और काम रिजल्ट वही देता है। तो हम सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसी का लेते हैं, इसी का हेल्प लेते हैं। जब भी हमें वेक्टर जोड़ना होता है तो हम यही कंपोनेंट मेथड यूज करते हैं ज्यादातर केस। इस मेथड से हमें वेक्टर को जोड़ने का जो स्टेप्स है वो नोट कर लो। फर्स्ट, assemble the vectors so that their tails become common. तरीका इंपॉर्टेंट है, जो प्रोसेस हम लिखा है, tails become common. जितने वेक्टर्स हैं, अगर आपको 10 वेक्टर जोड़ना है तो 10 वेक्टर को इस तरह असेंबल करो कि उनका जो टेल है their tails become common.
फिर इसके बाद क्या करना है कि कंसीडर द कॉमन टेल पॉइंट, जो कॉमन टेल पॉइंट है एज ओरिजिन। जो कॉमन टेल पॉइंट है उसको आप ओरिजिन कंसीडर करो एंड ड्रॉ एक्स वाई एक्सिस। ड्रॉ एक्स वाई एक्सिस। जनरली हम ये जो मेथड है ना, वेक्टर कंपोनेंट मेथड, ये जनरली यूज करते हैं जनरली फॉर प्लेनर वेक्टर्स। प्लेनर वेक्टर, अगर वेक्टर प्लेन में पड़ा हुआ है और चाहे मर्जी जितने वेक्टर्स हों, हम इसी मेथड का उपयोग करें। और अगर स्पेस वेक्टर है, याद रखना, स्पेस वेक्टर है, अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो उसके लिए हम हमेशा यही मेथड यूज करते हैं, वेक्टर एडिशन में। यही मेथड यूज करते हैं वेक्टर एडिशन में। तो थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट में फर्क पड़ जाता है, एप्लीकेशन में बेसिकली फर्क पड़ता है। तो पहला काम क्या करना है, कॉमन टेल पॉइंट पे सारे वेक्टर का असेंबल ऐसा करते हैं कि सारे जो वेक्टर के टेल हैं वो एक पॉइंट पे आ जाए। उस पॉइंट को हम एज ए ओरिजिन कंसीडर करके एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और फिर उसके बाद रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व दी वेक्टर्स इनटू प्रॉपर कंपोनेंट्स। जिन जिन कंपोनेंट तोड़ने का तरीका सिखाए थे उनको हम उस डायरेक्शन में कंपोनेंट में तोड़ दें। रिजॉल्व दी वेक्टर्स इनटू प्रॉपर कंपोनेंट and find resultant of x component and resultant of y component। ये देखो समेशन का साइन है, ये जो साइन आप देख रहे हो इसका समेशन का साइन। नेट वेक्टर x कंपोनेंट में, नेट वेक्टर y कंपोनेंट में, मतलब इसका कहना क्या मतलब है कि जितना पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेक्टर आया सबको जोड़ दो, जितना अपोजिट में आया उसको घटा दो, उससे आपको नेट x कंपोनेंट निकलेगा। जितना पॉजिटिव y डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट आया सबको जोड़ दो, जितना उसके अपोजिट में y कंपोनेंट आया उसको घटा दो, इससे आपको टोटल y कंपोनेंट वेक्टर निकल जाएगा। और तब उसके बाद देन फाइंड, है ना, देन एक काम और कर लो आराम से, देन शो दी कंपोनेंट, तो summation vx and summation vy in diagram and find resultant, magnitude of resultant and direction, magnitude of resultant and direction। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के लिए जो फॉर्मूला हमेशा आपको मिलेगा ये वाला, समेशन वी एक्स का स्क्वायर समेशन वी वाई का स्क्वायर, और tan थीटा का जो फॉर्मूला आएगा विथ एक्स एक्सिस समेशन वी वाई बाई समेशन, ये एक्स, ये जो थीटा है विथ एक्स एक्सिस। ये रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। वैसे डायग्राम जैसे ही तुम ड्रॉ कर लोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखने लगे, अभी हम बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपको दिखने लग जाएंगी ये हम कैसे लिख रहे हैं। याद रखें, यहाँ पे जो समेशन वी एक्स है वो है नेट एक्स कंपोनेंट, समेशन वी वाई जो है
ये है नेट y कंपोनेंट। ये कैसे निकालते हैं ये अभी हम आपको बताएं। तो हम इससे भी जितनी मर्जी चाहे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते। इसमें लिखना कम पड़ता है, सारी चीजें जो है वो फिगर में ही हो जाती है। जैसे वेक्टर एडिशन मेथड में क्या लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है, वेक्टर फॉर्म में लिखो, फिर उसको जोड़ो, रिजल्टेंट दिखेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो इतना काम जो है वो हम, हाँ बोलो आयुष। नहीं सॉरी सर, गलती से हैंडलेस हो गया। इतना काम जो है हम बिना लिखे डायरेक्ट यहां से चीजों को कर लें। ये मेथड है। तो देखो कैसे हम इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है ए, एक दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। हम सिर्फ दो ही वेक्टर जोड़ रहे हैं क्योंकि हम दो वेक्टर के जोड़ का रिजल्टेंट पहले से जानते हैं। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस बोला गया है उसको तुम यूज करो। पहले क्या करना है अनिश? सो पैरेलल शिफ्टिंग। हाँ, पहले उसका टेल पॉइंट कॉमन करना। यस सर। हम इसको पिक करते हैं, इसको हम एक जगह ले आते, फिर हम इसको पिक करते हैं और इसका टेल को एक पॉइंट पर ले आते। आ गया? ये आपका बना कॉमन टेल। दिस इज द कॉमन टेल। इसको हमें ओरिजिन की तरह ट्रीट करनी है और ओरिजिन को मानते हुए आप एक एक्स एक्सिस, जो नॉर्मल एक्स एक्सिस लेने का विधि है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस हम ड्रॉ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो पहला काम हो गया, इवन दूसरा काम भी हो गया, है ना इनश? यस सर। हमने पहले कॉमन टेल पे ला दिया, उसके बाद हम उसका ओरिजिन की तरह कंसीडर किए और एक्स वाई भी ड्रॉ कर। अब तीसरा है कि वेक्टर्स का कंपोनेंट डिसॉल्व करो। तो बताओ, तो वेक्टर जो ए है उसका कंपोनेंट तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे सर। नहीं तोड़ेंगे। क्या बोले थे? कंपोनेंट तोड़ने का नियम क्या सिखाए थे? जो वेक्टर एक्सिस पर है उसको छोड़ दो, जो वेक्टर एक्सिस पर नहीं है उसको तोड़ दो। वेक्टर ए एक्सिस पर है, इसको छोड़ दो। वेक्टर बी एक्सिस पर नहीं है, इसको तोड़। इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, दैट इज बी कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इधर बनेगा, दैट इज बी। अब जब कंपोनेंट तोड़ लिए तो फिर उसके बाद बोलता फाइंड करो समेशन भी एक्स। समेशन भी एक्स कैसे निकालते हैं देखो। समेशन भी एक्स निकालना बड़ा सिंपल है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जितने कंपोनेंट हैं उन सबों को जोड़ दो। तो बताओ, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितने कंपोनेंट? दो हैं। एक तो खुद ए पड़ा हुआ है और एक आया बी से टूट के बी कॉस्ट। तो समेशन एक्स डायरेक्शन में आ गया ए प्लस बी कॉस्ट। बताओ तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है? नहीं सर। तो हम नहीं घटाए। अगर कोई होता तो उसको घटा देते, कुछ नहीं है तो हमने जीरो घटा। अब बताओ समेशन भी वाई इसी तरह। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या है बी साइन थीटा। और उसके अपोजिट में क्या है? कुछ नहीं।
कुछ नहीं तो माइनस कर दिया 0, अगर कुछ होता तो कुछ घटा देते। तो आपको समेशन Vx निकल गया, समेशन Vy निकल। अब आप इसका एक डायग्राम सेट तैयार कीजिए। तो देखिए डायग्राम, समेशन Vx प्लस आया, समेशन Vx पॉजिटिव आया निगेटिव आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे और यहाँ समेशन Vx का जो वैल्यू आया वो लिख देंगे, a प्लस बी कॉस्ट। समेशन Vy पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव y डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे और यह समेशन Vy का वैल्यू लिख देंगे और इन्हीं दोनों के बीच से इसका रिजल्टेंट है, दैट इज द रिजल्टेंट। और इस r का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो रूट अंडर समेशन Vx मतलब a प्लस बी कॉस थीटा एंड समेशन Vy मीन्स b साइन थीटा। रिजल्ट क्या आएगा? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम एक ही काम को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम इस मेथड से चाहे जितने वेक्टर हो जोड़ दें और ये एंगल निकाल लेंगे तो इसका डायरेक्शन निकल जाएगा, से इट इज अल्फा, अल्फा का tan अल्फा बोलिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा समेशन Vy और बेस हो जाएगा समेशन Vy हो जाएंगे b साइन थीटा और बेस हो जाएंगे a प्लस बी। तो ये चार मेथड में, सब ये चार प्रोसेस में, एडिशन के चार प्रोसेस हमने सीखा, उसमें सबसे पावरफुल और सबसे यूजफुल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड यही है, वेक्टर कंपोनेंट। जब भी हमें वेक्टर्स को जोड़ना हो तो हम ज्यादातर केस में इसी मेथड को फॉलो करते हैं, इससे काम करना आसान होता है। चलिए हम एक आपको प्रॉब्लम देते हैं और आप लोग सभी अटेम्प्ट करें। फाइंड द magnitude and direction of resultant force acting on a body. So एक बॉडी है, इस पे कई फोर्स ड्रॉ हो रहा है, कई फोर्स लग रहा है। दिस इज ए बॉडी, देयर वन फोर्स इज एक्टिंग along दिस डायरेक्शन, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं और एक फोर्स इस डायरेक्शन में। चार फोर्स लग रहे हैं। ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 न्यूटन, दिस इज F1। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है डेट इज 15 न्यूटन। इसके साथ एंगल बना रहा है ये 37 डिग्री। ये जो फोर्स है F3 दैट इज 5 न्यूटन या से 10 न्यूटन। और ये जो है एंगल बना रहा है निगेटिव एक्स डायरेक्शन के साथ 53 डिग्री का। और एक ये जो फोर्स है F4, दिस इज 5 न्यूटन, this is making an angle what we call, again it is 53. इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ये आपको बताएं।
इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ये आपको बता। तो देखो हम इसको बता रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है और सुनना है, सीखना है। हाइनेस, Yes, sir. मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान से सब कोई सुनिए, सीखिए। Okay, sir. अन्वेषा, कहाँ फोकस है? यस सर। सर मैं मम्मी पापा घर पे नहीं है तो बहन कुछ पूछ रही थी तो। क्या हम इस पे नेट फोर्स कितना कह सकते हैं? 15, 5, 20, 10, 30, 2, 32। क्या हम इस पर नेट फोर्स 32 न्यूटन कह सकते हैं? एक फोर्स लगा 15, दूसरा फोर्स लगा 5, 15 और 5 हो गया 20। एक फोर्स लगा 10, 20 प्लस 10 इज 30। और एक फोर्स लगा 2, 30 प्लस 2 32। इज द करेक्ट आंसर इज 32? अन्वेषा, क्या इस बॉडी पे नेट फोर्स हम 32 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? यू प्लीज गिव मी द आंसर। ऐसा आप बताइए, क्या 32 न्यूटन बोल सकते हैं? हाँ सर, बोल सकते हैं। आइनश, नहीं, sir. अन्वेषा, नहीं सर। वेदांत? सर नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। आप अगर इस तरह से 32 न्यूटन बोल रहे हैं, इसका मतलब आप सिंपली पकड़ के जोड़ दिए, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहा, बस आपने मैग्नीट्यूड पकड़ के जोड़ दिया, 30 न्यूटन बोलना शुरू। जबकि हमने वेक्टर का जोड़ में क्या सिखाया था? वेक्टर को हम कभी भी स्केलरली मतलब नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन से नहीं जोड़ते, सिंपल अलजेब्रा के नियम से, सिंपल अरिथमेटिक से नहीं जोड़ते। वेक्टर जब भी जुड़ेंगे तो अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लेकर जुड़ेंगे। आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड जोड़ दिए, ये गलत है। आज के बाद से कभी भी आपको अगर वेक्टर मिल जाए तो ये सिंपल एडिशन करके हम उसका जवाब नहीं देंगे, ठीक है? तो हम 32 न्यूटन नहीं बोल सकते। तो कितना बोल सकते हैं? तो भाई निकालना पड़ेगा। अब बताइए, इनको रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इन 4 मेथड्स में से किस मेथड को फॉलो करें? I have triangle law, parallelogram law, vector addition method, vector component method। तो ऐसा आप बताइए, क्या हम ट्रायंगल लॉ यूज सर कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं, इससे हम सिर्फ एक बार में 2 ही वेक्टर जोड़ें। क्या पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं। क्या हम वेक्टर एडिशन मेथड यूज कर सकते हैं? हाँ सर। क्या कंपोनेंट मेथड यूज कर सकते हैं? सर यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अब दोनों में से कोई एक मेथड हम आपको बोले, बताइए कौन दोनों में से एक मेथड आप यूज करना चाहते सर हैं? हम वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। ओके, वेक्टर एडिशन यूज करना है तो करो। वेक्टर एडिशन यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये चारों फोर्स का पहले वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा यूजिंग आईजेड। तो आप वेक्टर एडिशन मेथड यूज करना चाहते हैं तो यूज करो। बताओ F1 का वेक्टर फॉर्म बोलो भाई। Sir, 2i सर cap. ये आपका एक एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये आपके आई कैप हुए, ये आपके जे कैप हुए, ये माइनस आई कैप हुए, ये माइनस जे कैप। ठीक है। तो
हाँ, ऐसा फटाफट बताओ वेक्टर F1 का वेक्टर फॉर्म। सर 2i cap. 2i। F2 जो फोर्स है उसका वेक्टर फॉर्म बोलिए। सर 15 cos 35, 37 sorry 37 i cap i cap plus 15 15 sin 37 i 37 cap, j j cap. j पे j। cos 37 का वैल्यू होते हैं 4/5 और sin 37 के वैल्यू होते हैं 3/5। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो। ये 3 से कैंसिल हो गए तो ये 12i कैप, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएंगे तो 9j कैप। तो ये आ गए F। इसी तरह से F3 का भी वेक्टर फॉर्म बोलो। बोलो आइनस। यस सर। सर F3 का वेक्टर फॉर्म -10 cos 53 डिग्री आई कैप प्लस 10 इंटू साइन 37 डिग्री जे कैप। cos 53 है ना, 53 है आइनस। तो आई पे 53 है। हाँ, इसी का ना ऊपर में जाता है कंपोनेंट। यस सर। चल बता, cos 53 का मान सर cos 53 का 3/5। 3/5। 5 से 10 कट जाएंगे तो 2 बचेंगे। यस 3 2 -6। -6 है और प्लस 8j। यस सर। ये हो गया F3 का वेक्टर। ये थे F2 का वेक्टर। एक आपका ये बन गया है, ये F3 है, ये आपका एक बन गया। अब एक और बच गया है लास्ट। अन्वेषा आप बताइए F4 का वेक्टर फॉर्म। सर -5 cos 53 degrees I cap minus -5 sin 53 degree J cap. cos 53 क्या होते हैं 3/5। 5 कैंसिल हो गए 3/5. 3 आएगा। sin 53 4/5। 5 कैंसिल हो गया 4। ये आपके हो गए F। तो आपने सारे वेक्टर का वेक्टर फॉर्म लिख डाला। अब आप इन सबों को जोड़ दीजिए, इन सबों का आप जोड़ दीजिए तो रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएंगे। रिजल्टेंट फोर्स को हम इस तरह से लिखते हैं, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F। तो बताइए जोड़ के कितने वैल्यू आ जाएंगे इसके। आई वाले को एक फैमिली में डाल देना है, जे वाले के एक फैमिली में। सो बता 2i प्लस 12i 14i माइनस 6i 8i माइनस 3i 5i। ठीक है आइनेस। वेदांग देखो तो ठीक किया मैंने। आई बोला ये सर सही कह रहा है। 12 2 14, 14 में से 6 गया 8, 8 में से 3 गया 5। अब जे वाले चेक करो, 9 and 8 17, 17 में 4 गया 13 प्लस 13 जे का। तो दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। और अब आप इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 13। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है भाई 169। 169. 169 प्लस 25 करनी है 194।
तो इसके रिजल्ट आ गए, रिजल्टेंट फोर्स का मान √194 है। और इसका डायरेक्शन के लिए एक फिगर ड्रॉ कीजिए, -5I है, ये रिजल्टेंट फोर्स आया, तो 5I ये रहा, +13J है तो +13, रिजल्टेंट फोर्स इसी के बीच से जाएंगे। ये एंगल आपका हुआ अल्फा, अल्फा का tan अल्फा बोलिए 13/5। So now you can find the value of alpha as tan inverse. This is the direction. Approximately इसका न्यूटन कितना आ जाएगा? √194, ये 14 के आसपास, 14 का स्क्वायर रूट कितना होता है? Sir, 196. 196 के आसपास में ये हुआ। मतलब कि इसका रिजल्टेंट जो है, सबको अगर हम जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स 14 न्यूटन। तो देख रहे हो ना कितनी लंबी हमें यात्रा तय करनी पड़ी, तब जाके आपके आंसर। हम इतनी यात्रा, ये जो कंपोनेंट मेथड यूज करते हैं ना साहब, तो कंपोनेंट मेथड में इतनी यात्रा जो है वो डायग्राम में ही हो जाती, बस इतना ही लिखना पड़ता। देखो ध्यान से कैसे हम करते हैं कंपोनेंट मेथड। रेडी? हमें कंपटीशन पास करनी है, हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं पास करनी, हमें क्विक क्विक काम करनी, तो हमें सारे विधि को सीख करके रखना है। कंफ्यूज हो गए, रिजल्ट पता नहीं सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो हम 2-3 मेथड चेक करते हैं। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अब यूज कर रहे हैं कंपोनेंट मेथड। हम ये फिगर को कॉपी कर लेते हैं, इसको ला करके आना। कंपोनेंट मेथड में क्या करना था, कंपोनेंट मेथड में क्या करना था, जोड़ने के क्या नियम थे? बताओ भाई, जोड़ने के क्या नियम थे? सबसे पहले सारे वेक्टर के टेल को एक पॉइंट पे लानी थी, यहां तो बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट पे दिया ही हुआ है, सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पर हैं ही, सारे के वेक्टर के टेल एक ही पॉइंट पर है ना ऐसा? फर्स्ट असेंबल द वेक्टर सो हाँ दैट द सर। टेल्स आर कॉमन, ये बाय डिफॉल्ट करके ये आपको दिया हुआ। अब इसके बाद हम कॉमन टेल हाँ पॉइंट सर। को ओरिजिन का नाम देंगे और एक्स वाई ड्रॉ। चलो आप इसको एक ओरिजिन देके, इसको ओरिजिन मान के एक एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस। अब बता कौन कौन वेक्टर एक्सिस पर यहां दिख रहे हैं? सर F1। F1 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसका हमें कंपोनेंट नहीं, तो यस सर। F2 एक्सिस पर है, नहीं सर। इसका कंपोनेंट तोड़ो, बताओ एक कंपोनेंट इधर कितने होंगे? सर F2 15 मैग्नीट्यूड cos 53, cos 37। सॉरी 37, cos 37 का वैल्यू क्या होता है? cos 30, सर 4/5। 4/5।
इसको आप कैंसिल कर लो, तो 12 आ गए। यस सर। दूसरा कंपोनेंट लिखो, 15 sin 37, इसके वैल्यू कितने आ जाएंगे? sin 9। 37 होते हैं 3/5, 5 5 15 से 3 3 का 9। ठीक, अब बताइए ये 10 न्यूटन के कंपोनेंट, 10 न्यूटन के एक कंपोनेंट इधर बोलिए कितना होगा? 10 cos 53 और एक इधर होगा 10 sin 53। बताइए 10 cos 53 का वैल्यू कितने बनेंगे? cos 53 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे। कितना होता है वेदांत? सर 3/5। 3/5, 5 से 10 कट गए, बच गए 2, बचे और 3 2 जा 6 न्यूटन। साइन 53 होते हैं 4/5, ये हो जाएंगे 8 न्यूटन। एक बच गया और 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का एक कंपोनेंट तोड़ो, एक इधर कंपोनेंट बोलो, 5 cos 53, कितने वैल्यू आ जाएंगे? 3 न्यूटन। और एक कंपोनेंट इधर बोलो, 5 sin 53, ये कितने आ जाएंगे? 4 न्यूटन। सारे वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ तार के हम उसको फिगर में ही सिंप्लीफाई कर लिए। क्या आपको इनमें से किसी को डाउट है ऐसा? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब आप टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन का बताइए। टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट बने? तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जितने हैं सबको जोड़ देंगे, तो पॉजिटिव एक्स में कितने दिख रहे हैं बताइए? एक 2 है और एक 12 है, तो 2 + 12 जुड़ जाएंगे। और अपोजिट में जितने सबको घटा दीजिए, -3 -6, अपोजिट में 3 है और अपोजिट में 6। और बताइए कितना आ गया ये? ये 14 और ये 9 घट जाएंगे तो 5 बचे। और बताइए टोटल वाई कंपोनेंट, पॉजिटिव वाई में जितने हैं सबको जोड़ दीजिए। पॉजिटिव वाई में एक 9 है एक 8 है, जोड़ दीजिए भाई, 8 + 9। और इसके अपोजिट जितने हैं उस सबको घटा दीजिए, अपोजिट में तो 4 है तो 4 को घटा, कितने बच जाएंगे? 3। तो जो अब आपका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट फोर्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, एफ वाई का स्क्वायर मीन्स 13। दिस वुड बी √190। और इसका डायरेक्शन ड्रॉ कर लो। एफ एक्स पॉजिटिव है 5 न्यूटन, एफ वाई भी पॉजिटिव है 13 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स इसी के बीच से गए, ये एंगल बना अल्फा, इसका tan अल्फा वैल्यू हो गया 13/5। तो अल्फा यू कैन राइट इट एज tan इनवर्स
सर हम्म, सर इसमें क्या हम दो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल के दोबारा रिजल्टेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, वो भी कर सकते हैं। दो का निकाल के फिर तीसरा से, फिर तीसरा का निकाल के चौथा से। जैसे कुछ सेट अगर हो रहा है फॉर्मूला में तो आप उससे भी कर सकते हैं। क्या सोच रहे हो, दिमाग में क्या चल रहा है वेदांत, थोड़ा शेयर करो। कि सर ये यहाँ पर 10 न्यूटन है और 15 है और बीच में सर एंगल 90 है। हाँ है। तो सर इसका डायरेक्टली सर रिजल्टेंट निकल जाएगा। कितना होगा? सर 325 अंडर रूट। और डायरेक्शन? सर डायरेक्शन फंस गए? यस सर। अब जो दो निकाल के एक बनाओगे, यस सर। उस एक से फिर दो को और फाइव को जोड़ना होगा। हाँ सर। तो क्या लगता है, वो मेथड आपको कर सकते हो? लेकिन वो आपको पहले ही दो को एक मेहनत करवा दिया, फिर उसके बाद बाकी तीन से ही करना पड़ेगा। अच्छा। तो अगर वो कभी सेट कर रहा है तो कर सकते, इजिली निकल रहा है तो कर सकते। ठीक है सर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आइनेश, कि रिजल्ट तो एक ही आनी है हर एक केस में। यस सर। वेक्टर एडिशन मेथड में लिखना बहुत पड़ता है, हालांकि देखने में यही सिंपल हाँ सर। है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आप जाइए और सीधे आंसर निकल के दे ही देगा करें। यस सर। लेकिन इसमें लिखना बहुत है, और इस मेथड में करना यहाँ भी है वही सारी चीजें, लेकिन हम सारी कैलकुलेशन कहाँ कर लेते हैं? डायग्राम में कर लेते हैं और रिजल्ट निकाल के सामने रख देते हैं। ओके सर। सो नाउ यू हैव दिस कॉन्सेप्ट। अब आइए थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं सम important points regarding to resultant method. जो रिजल्टेंट बने, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसके रिजल्टेंट को मेरे पास दिखाने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसका रिजल्टेंट को ट्रायंगल लॉ से दिखा दो, लाइक दिस। ट्रायंगल लॉ से दिखा दो, ये दोनों के बीच का एंगल यहाँ दिखेगा। या नहीं, इसका दूसरा तरीका है रिजल्टेंट दिखाने का पैरेललोग्राम लॉ से। ये आपके हो गए पी, और इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा थीटा। रिजल्टेंट भी से है, रिजल्टेंट भी से है। और ये डायरेक्शन दिखाने के लिए अल्फा ये। तो दिस इज ट्रायंगल लॉ एंड दिस इज पैरेललोग्राम। रिजल्ट दोनों में एक ही आनी है। आर जो वेक्टर है
दैट इज ए प्लस बी। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है। ऐसा ऐसा बताइए इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला बताना है, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का। अन्वेषा आप बताइए इसका फॉर्मूला। यस सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? व्हाट इज सर थीटा? सर थीटा एंगल एंगल है किसके किसके बीच का? सर ऑफ द टू वेक्टर्स, बिटवीन टू वेक्टर्स a and b। और ये जो एंगल है उसका tan वैल्यू क्या है? b sin थीटा डिवाइडेड बाई B a sin प्लस b। प्लस b cos। तो अब बताइए देख के ध्यान से, आपके पास रिजल्टेंट का आपके पास रिजल्टेंट का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। ये r का वैल्यू सबसे मैक्सिमम कब होगा? जो r रिजल्टेंट है उसका वैल्यू मैक्सिमम सबसे ज्यादा कब होगा? सर सही ए है? प्लस बी। कब होगा पूछ रहे हैं, कितना होगा नहीं पूछे। सर 0 डिग्रीज पर। जब cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, हाँ सर। cos थीटा जब 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा का 1 है। जब ये 1 हो जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सिर्फ बचेंगे और वो होगा a प्लस बी। ये तब होगा जब cos थीटा का वैल्यू आप मैक्सिमम लेना, उसका मैक्सिमम मान 1 होता है। और ये तब होता है जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री मतलब पैरेलल। सर आप ये वाला पार्ट फिर से समझा सकते हैं क्या? ये सेकंड वाली, हाँ। देखिए हमें r जो रिजल्टेंट है इसका मैक्सिमम वैल्यू लिखना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू हम, अगर हम इस r का वैल्यू मैक्सिमम लिखना चाहते हैं, ये जो cos थीटा का वैल्यू है अगर हम जितना बड़ा रखेंगे तो कैलकुलेशन करके ये उतना बड़ा वैल्यू दे देगा। हाँ सर। और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री, +1। हाँ सर। +1 तो हमने इसको +1 यहाँ पे दिया। अगर हम आप यहाँ +1 ले लो, इसकी जगह पर +1 ले लो तो क्या बचेगा अब ये भीतर में? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा? हाँ सर। का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना बचेगा? ओ ओके, हाँ सर समझ गई। तो a प्लस बी बचा। हाँ सर। तो ये मैक्सिमम हुआ जब थीटा 0 है। अब देखो ना डायग्राम से देखो, ये वेक्टर आपका a है, ध्यान से देखना डायग्राम, ये वेक्टर आपका a है। दिस इज ए, ऐड करना है तो हमें उसको ऐसा लाना है कि उसका टेल कंटिन्यू हो जाए तीर। ये आपका बी हुआ। तीर का कंटिन्यू होना ही वेक्टर का जुड़ना कहलाता है।
तो यहां पर क्या दिख रहा है, ए और बी जुड़ रहे हैं और इन दोनों के बीच का एंगल कितनी है? 180 नहीं, और 180 नहीं है, 0 डिग्री, डिग्री। 0 डिग्री, सॉरी सर। और रिजल्टेंट कितना हुआ? रिजल्टेंट कितना हुआ? रिजल्टेंट यही हुआ ना, फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करते हैं तो रिजल्टेंट, हाँ सर। दिस इज रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ कितना बोलेंगे? मैग्नीट्यूड मतलब यहां से यहां तक की लेंथ बोलनी है। लेंथ हो जाएगा ए वेक्टर का लेंथ प्लस बी वेक्टर का प्लस लेंथ, बी वेक्टर का। हाँ सर। दैट इज ए प्लस बी सिंपली। ओके सर। और इससे ज्यादा कभी दो वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं बने, दिस इज द मैक्सिमम। हाँ सर। मिनिमम बताइए। या ऐसा बताइए, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री तो रिजल्टेंट क्या होंगे? तो मिनिमम। नॉट मिनिमम, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब थीटा 90 होंगे, जब थीटा 90 होंगे, कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा। यस सर। क्या ये कॉस थीटा का वैल्यू 0 कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू है? नहीं सर। मिनिमम वैल्यू कितना है? -1। माइनस, ये मिनिमम नहीं। ओके सर। आर की वैल्यू आपको आएंगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। देखो डायग्राम से दिखेगा, ये डायग्राम से देखो दिखेगा। ये आपका वेक्टर हुआ ए, ये वेक्टर हुआ बी। क्या ये दोनों के बीच का एंगल 90 है? यस सर। 90 है। और रिजल्टेंट यही रहा ना। हाँ सर। और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप इसका रिजल्टेंट का मान बोल सकते हैं। पाइथागोरस लगाएंगे तो यही आएगा। यस सर। मिनिमम कब होगा भाई? आर का मिनिमम वैल्यू सर जब थीटा कॉस 180 होगा। जब थीटा 180 होगा, कॉस थीटा का वैल्यू -1 होगा। यस सर। और -1 करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। हाँ सर। और फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। रूट करेंगे तो बचेगा ए माइनस। ये कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होगा। ये तब होगा जब थीटा का वैल्यू 180 होगा। 180 का मतलब हुआ एंटी पैरेलल। देखो ना डायग्राम से भी दिखेगा। ये आपके हो गए वेक्टर ए और ये हो गए वेक्टर बी, जस्ट अपोजिट। बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। एंटी पैरेलल है ना, पूरा एंगल है 180। ये पूरा हमने खींच दिया है। ये इसके साथ 180। रिजल्टेंट क्या होगा इनिश? सर A-B। रिजल्टेंट इज दिस, रिजल्टेंट इज दिस, इज इट? फर्स्ट यस सर। वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करोगे तो ये रिजल्टेंट। हाँ सर। दिस इज मिनिमम।
और ये वैल्यू का लेंथ निकालेंगे कैसे? ये पूरी लेंथ में ए के लेंथ में बी के लेंथ घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। इट इज यहां से क्या दिख रहा है? यहां से ये दिख रहा है कि आप जैसे जैसे वेक्टर के बीच का एंगल बढ़ाते जाओगे उसके रिजल्टेंट घटते जाएंगे, उसके जो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड है वो घटते जाएंगे। तो सबसे मिनिमम सबसे मैक्सिमम कब हुआ था? 0 डिग्री पे। और सबसे मैक्सिमम कितना हुआ? 180 पे। अच्छा एक बात बताओ, क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा भी कर सकते हैं? नहीं सर। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम 180 से ज्यादा नहीं कर सकते। दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में ही लाइन कर। और इस रिजल्ट के अनुसार आप कह सकते हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स lies between r minimum to r maximum। सो जो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो r मिनिमम से r मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। r मिनिमम भाई कितना होगा? तो दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर। और मैक्सिमम कितना होगा? तो दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। ठीक है। अगर हम आपसे बोलें कि दो फोर्स हैं, दो फोर्स है, टू फोर्सेस, एक फोर्स है F1 इक्वल टू 3 न्यूटन और दूसरा फोर्स है F2 इक्वल टू 4 न्यूटन। तो बताइए इस फोर्स के रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? अरे बताओ भाई। 7। मैक्सिमम वैल्यू 7 न्यूटन, दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर 7 न्यूटन। और ये 7 न्यूटन कब होगा? जब हम इन दोनों वेक्टर को 0 डिग्री पर रखें। दोनों फोर्स के रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1। देखो यहाँ मॉडुलस साइन डाला हुआ है। सर 1। और एक बात बताया था, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हमने जो मैग्नीट्यूड पूछा तो आप ज्यादा बड़ा फोर्स से छोटा वाला फोर्स घटाएंगे, मतलब 4 - 3 करेंगे। और ये किस एंगल पर आएगा भाई? 1 न्यूटन, 180 डिग्री पे आएगा। क्या इन दोनों फोर्स को जब हम जोड़ेंगे इसके रिजल्टेंट 10 न्यूटन हो सकते हैं? नहीं सर। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। टू फोर्सेस F1 इक्वल टू 6 न्यूटन and F2 equal to 3 Newton are acting on a body choose which may be their resultant। इनके रिजल्टेंट कौन कौन हो सकते हैं ये आपको चुनना है। हम ऑप्शन दे रहे हैं। एक ऑप्शन है 6 न्यूटन। पहले तो हम 3 न्यूटन ले लें। 3 न्यूटन।
एक मिनट, दूसरा फोर्स का नाम, दूसरा फोर्स हम चेंज कर देते हैं। दूसरा फोर्स है 4 न्यूटन, एक है 6 न्यूटन, एक है 4 न्यूटन है। अब ऑप्शन चुनिएगा, एक है 4 न्यूटन, एक है 6 न्यूटन, एक है 2 न्यूटन, एक है 10 न्यूटन। और भी ऑप्शन दे रहे हैं, ये हो गया, ये ले। एक है 1 न्यूटन, एक है 3 न्यूटन, एक है 7 न्यूटन, एक है 5 न्यूटन, एक है 11 न्यूटन, एक है 13 न्यूटन। इनमें से कौन कौन इनके रिजल्टेंट हो सकते हैं? ऐसा सर अभी कर रहा है बस। हाँ, एक सेकंड वेट कीजिए। तो सर ये 2 न्यूटन और 10 न्यूटन के बीच में जितने भी वैल्यूज है वो होंगे इसमें। 4 हो 4। सकता है, नहीं हाँ, 4 हो सकता है। 6, हाँ सर। 2, हाँ सर। 10, हाँ सर। 1, नहीं सर। 3, हाँ सर। 7, हाँ सर। 5, सर 5 भी हो सकता है। 11, नहीं सर, 13। वो भी नहीं हो सकता। Ines, is it correct? Yes, sir. This is correct. And also the correct explanation है ना। एक्सप्लेनेशन भी इनका था, बिल्कुल वो भी सही था कि फोर्स के रिजल्टेंट का सबसे मिनिमम मान कितना लिखेंगे? Sir, 2. 6 minus 4 that is 2 न्यूटन। और इसका जो सबसे मैक्सिमम मान क्या लिखेंगे? 10. सर 10। इसका मतलब हुआ कि रिजल्टेंट जो फोर्स है वो 2 न्यूटन और 10 न्यूटन के बीच में जितने भी हैं सारे हो सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और 2-10 के बीच में जितने हैं सारे हो सकते हैं, है ना। अच्छा, इसी में अगर हम लिखते 3.25 न्यूटन, हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, sir. ये भी हो सकता था। 4.16 न्यूटन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ sir. ये भी हो सकता था। तो ये दो फोर्स के रिजल्टेंट लाखों करोड़ों लिख सकते हैं। 2 न्यूटन और 10 न्यूटन के बीच में हजारों लाखों ये इसके रिजल्टेंट पॉसिबल है। डिपेंड करेगा कि उनके बीच का एंगल क्या है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट बताया था तीसरा। चौथा पॉइंट देखिएगा ध्यान से कि सपोज करो कि आपका एक वेक्टर ये है ए,
ए, एक वेक्टर ये है बी, और ये इसका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ सपोज करो एंगल बनाया अल्फा, रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ एंगल बनाया बीटा। दिख रहा है क्या? यहाँ पे अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। बीटा देखो तो क्या ये एंगल बिटवीन आर एंड बी है? यस सर। है ना, दोनों के हेड मिल रहा है, हाँ सर। तो हम एंगल बोल सकते हैं। आर और बी के बीच का एंगल बीटा बोल सकते हैं, आर और ए के बीच का एंगल अल्फा बोल सकते हैं। अब बताइए कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए ज्यादा बड़ा हो बी से, अगर ए का लंबाई बी की लंबाई से बड़ा हो, तो ये अल्फा और बीटा के बीच का क्या रिलेशन? पता? अल्फा और बीटा के बीच का एंगल का रिलेशन बता सकते हो? हाँ सर। अल्फा और बीटा में कौन बड़ा होगा? सर अल्फा बड़ा होगा। अल्फा बड़ा होगा। ठीक है, अन्वेषा आप बताइए जरा। सर हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा? ऐसा सर बीटा बड़ा होगा अल्फा से। कैन यू एक्सप्लेन इट? सर क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बड़ा है, तो ट्रायंगल में बड़े साइड का ऑपोजिट एंगल बड़ा होता है। वेरी गुड, और बिल्कुल सही एक्सप्लेन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर। Magnitude means length of the vector is greater. This side is longer than this side. Longer side के opposite वाला एंगल बड़ा होगा. So that is simple explanation. So beta will be greater than alpha. बस यही दिमाग में लाना है। वेदांत क्लियर है? ये तो आप जानते थे। यस सर। बताइए तो अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से छोटा हो जाए तो फिर तो कौन बड़ा होगा वेदांत? सर अब अल्फा बड़ा होगा। अल्फा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बी की मैग्नीट्यूड बड़ी हो गई तो अब अल्फा। और अगर दोनों बराबर हो गया तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो बराबर साइड के अपोजिट का एंगल भी बराबर होता है। तो ऐसे केस में अल्फा और बीटा दोनों ऐसे केस में दोनों वेक्टर के एंगल भी बराबर है। माइनस क्लियर है? यस सर। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स वेक्टर की जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन, तो बहुत पूरे फिजिक्स में आपको करने को मिलता रहेगा। हमने सारे मेथड्स इसके सीख लिए, कैसे अप्लाई करना है वो समझ लिए।
आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिए। ओके, होमवर्क आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे जब मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स फिनिश करेंगे, है ना। और सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स जो है वो यही एडिशन ही प्रोसेस को फॉलो करें। तो आप एडिशन में आज जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, अगले क्लास में एकदम पूरी तरह से फिट एंड परफेक्ट होकर बैठिएगा, ताकि हम कुछ भी पूछें तो आप उसका जवाब दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।